जय हिंद। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं विवेक क्लास की यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों हम देख रहे थे कहानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इससे पहले 4-5 वीडियो बना चुके हैं। आप नहीं देखे तो जाके सबसे पहले उसको देखिए। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के विशेषता के बारे में समझ रहे थे और हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक नज़र डाल लेते। हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता थी, जो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता थी। वर्तमान में कहिए तो 3 देश भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता थी। इससे पहले भी 2 सभ्यता आई, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, लेकिन हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता के जैसा वह विकसित नहीं हो पाया। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का इससे पहले 4-5 वीडियो बना चुके, आप नहीं देखे जाके सबसे पहले उसको देखिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में समझ लेते। विशेषता मतलब विशेष बात। हड़प्पा सभ्यता की विशेष बात क्या क्या थी जो यह सभ्यता दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता की श्रेणी में आ गए। देखिए हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में देख रहे, सड़क के बारे में समझ चुके थे, धार्मिक कई चीज़ के बारे में जैसे सड़क के बारे में समझ चुके थे, कृषि के बारे में समझ रहे थे, बहुत ऐसी चीज़ के बारे में हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में समझ चुके हैं। और कुछ मुख्य बात जो समझना वो इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में सामाजिक जीवन, मतलब हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में हम जानने का प्रयास करते थे कि हड़प्पा सभ्यता की या हड़प्पा समाज में सामाजिक स्थिति किस प्रकार थी, तो उसी के बारे में हमको जानना। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक जीवन के बारे में, हड़प्पा कालीन समाज मातृसत्तात्मक समाज था। मतलब हड़प्पा कालीन जो समाज था, मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वह मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो भी घर का मुख्य मालिक होता था वह माता श्री होती थी। जैसे वर्तमान में कहिए जैसे हम अभी 2024 में जी रहे, तो वर्तमान के जीवन में मतलब घर का मालिक जो है पिताजी होते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो दुनिया के 5000 साल पुरानी सभ्यता थी उस समय घर का मालिक माता होता था। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक समाज का प्रचलन था। मतलब हड़प्पा सभ्यता में मातृसत्तात्मक समाज का प्रचलन था, लेकिन अभी लोग जो अपना लोग जी रहे हैं पितृसत्तात्मक समाज का प्रचलन है। मतलब घर का मालिक पिताजी होता है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में घर का मालिक माता श्री होती थी। ये माता की मूर्ति बना के पूजा किया जाता था, जिसका प्रमाण देखने को मिलता है। सामाजिक जीवन में सबसे पहली बात समझिए कि हड़प्पा सभ्यता में मातृसत्तात्मक था। हड़प्पा सभ्यता में मातृसत्तात्मक समाज का प्रचलन था। और मातृसत्तात्मक क्या होता है तो ये बात हम समझ लिए। अब नेक्स्ट बात समझते हैं कि इस सभ्यता में मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो भी व्यक्ति थे मांस भी खाया करते थे या शाकाहारी जो फल फूल होता है वो भी खाया करते थे। मतलब कई लोग शाकाहारी भी थे, कई लोग मांसाहारी भी थे। जैसे अभी लोग अपना लोग कई लोग शाकाहारी भी होते हैं, कई लोग मांसाहारी भी होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहली बात समझ लें हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक समाज का प्रचलन था। दूसरी बात ये समझ लें कि इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। ये भी बात समझ लिए। अब हम नेक्स्ट बात समझते हैं कि इस सभ्यता के मानव सूती एवं ऊनी वस्त्र पहना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो भी मानव थी सूती कपड़ा पहना करते थे और ऊनी कपड़ा भी पहना करते थे। इसका कुछ प्रमाण मिला, जैसे धोलावीरा से कई प्रमाण मिला है, मोहनजोदड़ो से कुछ प्रमाण, जैसे मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का प्रमाण है, सूती कपड़े का टुकड़े का प्रमाण, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के मानव सूती और ऊनी दोनों कपड़ा वस्त्र पहना करते थे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में सब सामाजिक जीवन के बारे में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के समाज मातृसत्तात्मक समाज का प्रचलन था। मतलब घर का मालिक माता जी होती थी और यह सभ्यता के लोग मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे। और तीसरी बात समझ लें कि हड़प्पा सभ्यता में ऊनी और सूती दोनों वस्त्र का प्रयोग किया जाता था। और नेक्स्ट बात फिर समझते हैं कि मनोरंजन के लिए हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन के लिए मन को मनोरंजन के मतलब घूमने के लिए मनोरंजन करने के लिए मछली पकड़ने का काम क्या करते थे। हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन के लिए कौन चीज पकड़ने का काम क्या करते थे? मछली पकड़ने का काम क्या करते थे? मनोरंजन करने के लिए मछली पकड़ने का। जैसे अपना लोग अभी मनोरंजन करने के लिए क्रिकेट खेल लेते हैं, कई दोस्त के साथ घूम लेते हैं, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में जो भी लोग थे मनोरंजन करने के लिए मतलब अपने मन को उत्साहित करने के लिए मछली पकड़ने का काम क्या करते थे। ऐसा कुछ प्रमाण मिला है, देखने को मिला, जिसे विद्वानों के द्वारा पुरातत्वविदों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है। तो देखिए मछली पकड़ने का काम क्या करते थे सामाजिक जीवन में समझिए। उसके बाद देखिए पासा खेला करते थे। जो पासा होता है ना, पासा, उसको खेला करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। पासा भी खेला करते थे, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पासा से भी, जो लूडो होता है या पासा होता है, उससे भी परिचित थे, पासा खेला करते थे। इसका कई प्रमाण पुरातत्वविदों के द्वारा मिला, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के व्यक्ति पासा भी खेला करते थे। जो दुनिया में 5000 साल पुरानी कहानी थी मतलब सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। तो
उसके बाद देखिए महिला के साथ पुरुष भी आभूषण पहना करते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता में महिला तो अभी भी आभूषण पहना करती थी, लेकिन अभी 2024 जो वर्तमान जीवन में कहिए तो पुरुष आभूषण नहीं पहना करते थे। लेकिन दुनिया में जो 5000 साल पुरानी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, उसमें महिला के साथ साथ पुरुष भी आभूषण पहना करते थे। आभूषण मतलब सोना चांदी गहना जो होता है आभूषण, वो महिला तो अभी भी पहनती है, लेकिन पहले पुरुष भी पहना करते थे। हम कहानी देख रहे हैं आज से लगभग 5000 साल पुरानी कहानी, दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता। उस समय पुरुष के साथ साथ महिला के साथ साथ पुरुष भी आभूषण गहना पहना करते थे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में कई बात हम समझ लिए कि इस समय मातृसत्तात्मक समाज का प्रचलन था। मतलब घर का मालिक माता जी होती थी, उसके बाद मांसाहारी शाकाहारी दोनों भोजन क्या करते थे, और सूती और ऊनी दोनों कपड़ा हड़प्पा सभ्यता के लोग पहना करते थे। और महिला के साथ साथ पुरुष भी आभूषण पहना करते थे। जैसे महिला का प्रमाण जैसे देखा, जैसे महिला का प्रमाण जैसे क्या कहता है यहाँ से मिला है, चनहुद्रों से, पाकिस्तान की चनहुद्रों से मिला है। महिला के लिपस्टिक का प्रमाण मिला, मतलब चनहुद्रों से लिपस्टिक का प्रमाण मिला, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो महिला थी लिपस्टिक से भी परिचित थी। और विद्वानों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि महिला के साथ साथ महिला तो लिपस्टिक लगाती भी थी, लेकिन उसके साथ साथ पुरुष भी लिपस्टिक लगाता था। इसका प्रमाण देखने को मिला हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। और आप महिला भी आभूषण पहना करते थे, उसके साथ पुरुष भी आभूषण पहना करते थे। मतलब गाना साज सजने, मतलब सजने संवरने पर ज़्यादा ध्यान देते थे हड़प्पा सभ्यता के पुरुष के साथ साथ महिला भी। कई विद्वानों के द्वारा अनुमान लगाया गया, या कई पुरातत्वविदों के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है, इतिहासकारों के द्वारा अनुमान लगाया गया। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में सबसे पहले समझिए, इससे पहले 3-4 सर्कल के बारे में समझ चुके हैं। उसके बाद अभी समझ रहे सामाजिक जीवन के बारे में समझिए। आप नेक्स्ट बात समझते हैं कि धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में नेक्स्ट बात समझते हैं कि धार्मिक जीवन, मतलब धार्मिक दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता की स्थिति किस प्रकार थी। तो देखिए धार्मिक दृष्टि से हड़प्पा सभ्यता की स्थिति कई बढ़िया तरीका से थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुदेववाद थे। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन के बारे में देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुदेववाद थे। बहुदेववाद मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुदेववाद थे। बहुदेववाद मतलब बहुत से देवी देवता की पूजा किया करते थे। जैसे वर्तमान में देखिए छठ आया तो अलग भगवान सूर्य की उपासना कर लेते, पूजा कर लेते हैं। उसके बाद जन्माष्टमी आया तो कृष्ण भगवान की पूजा कर लेते, दुर्गा मंदिर में दुर्गा पूजा आता तो दुर्गा माता की पूजा कर लेते दुर्गा। उसके बाद देखिए सरस्वती पूजा आता है, माता सरस्वती की पूजा कर लेते हैं। मतलब अभी भी लोग बहुदेववाद है, लेकिन जो 5000 साल पुरानी सभ्यता थी उस सभ्यता के लोग भी बहुदेववाद थे। मतलब बहुत सी देवी देवता की पूजा करते थे, लेकिन एक भगवान को अपना परम भक्त मानते थे, वो था भगवान शिव। जिसको परम मानते थे, मतलब भगवान शिव की सबसे ज़्यादा उपासना किया करते थे, पूजा किया करते थे। मानते थे हर भगवान को, लेकिन सबसे ज़्यादा पूजा किया करते थे भगवान शिव को। मानव रूपी और शिवलिंग बना के दोनों रूप में भगवान की पूजा किया करते थे। तो धार्मिक जीवन में सबसे पहली बात समझ ले कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुदेववाद थे। बहुदेववाद मतलब तात्पर्य बहुत सी देवी देवता की पूजा किया करते थे। ऐसा प्रमाण देखने को मिला विद्वानों के द्वारा, पुरातत्वविदों को। उसके बाद देखिए लोकप्रिय देवता, मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो लोकप्रिय मतलब फेमस देवता थी वह भगवान शिव था। हड़प्पा सभ्यता के लोकप्रिय देवता भगवान शिव था। ये भी बात समझिए कि बहुत देववाद की पूजा किया करते थे, बहुत से देवी देवता की पूजा किया करते थे, और भगवान शिव की उपासना किया करते थे। मतलब भगवान शिव की भी पूजा मुख्य रूप से क्या करते थे। मतलब सबसे फेमस उस समय 5000 साल पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में सबसे फेमस कोई भगवान था तो वह भगवान शिव था। इसका भी प्रमाण देखने को मिला। उसके बाद एक बात समझते हैं, देखिए हड़प्पा सभ्यता के जो भी व्यक्ति थे, मतलब हर चीज़ मिला हड़प्पा सभ्यता में। भगवान मिला है, शिवलिंग मिला है, अलग अलग प्रमाण मिला है। लेकिन इसके समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता में मंदिर मिला है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में मंदिर नहीं मिला। मतलब भगवान मिला, हर चीज़ मिला, भगवान के मानव रूपी में पूजा की, भगवान को शिवलिंग बना करके पूजा किया गया है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का प्रमाण अभी तक पुरातत्वविदों या इतिहासकारों को किसी को भी मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता में, इसके समकालीन मतलब इसके साथ जो सभ्यता थी, दुनिया की पहली सभ्यता इसके समय में जो चल रही थी, उसमें मंदिर का प्रमाण देखने को मिला है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का प्रमाण देखने को नहीं मिला। जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मंदिर से परिचित नहीं थे, मतलब मंदिर के बारे में नहीं जानते थे, मंदिर से परिचित नहीं थे। यहाँ पे मिस हो गया, नहीं
नहीं थे, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर से परिचित नहीं थे, ये भी बात समझ लिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता में एक बात और बता देते हैं कि हर धातु को व्यक्ति को ज्ञान था। कुछ पहले हम भी कर लेते हैं, हर धातु को व्यक्ति को ज्ञान था, मतलब हड़प्पा सभ्यता के मानव को हर धातु का ज्ञान था, लेकिन लोहा के बारे में कोई पता नहीं था। मतलब हड़प्पा सभ्यता में लोहा का परमाणु कुछ भी नहीं मिला, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के व्यक्ति लोहा से परिचित नहीं थे। भगवान से परिचित थे लेकिन मंदिर से परिचित नहीं थे। मंदिर का प्रचलन गुप्त काल में देखने को मिला है, उसके बाद इसके समकालीन सभ्यता में भी देखने को मिला। तो ये भी बात देख लिए। और उसके बाद एक पॉइंट और देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में हर पशु से परिचित थे, हर जानवर से परिचित थे, लेकिन शेर से परिचित नहीं थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के 3 अलग बात जो सबसे अलग है। भगवान मिला है लेकिन मंदिर कहीं पे भी नहीं मिला है। उसके बाद और देखिए हर जानवर मिला लेकिन शेर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, जिससे पता था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे। हर धातु मिला है लेकिन लोहा कहीं पे नहीं मिला, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। 3 मुख्य बात जो हर स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद देखिए अगले धार्मिक जीवन के बारे में समझ रहे हैं कि जैसे लोथल से, जो गुजरात के लोथल है, इसे हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर भी माना जाता है, क्योंकि मेसोपोटामिया के साथ, मिस्र की सभ्यता के साथ इसका काफ़ी संख्या में व्यापार होता था। तो वही लोथल से धार्मिक जीवन के बारे में देख रहे हैं, वही लोथल से स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला, इसको स्वास्तिक चिन्ह कहा जाता है। वही जो गुजरात के लोथल है, जिसको हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था, वही से स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला। ये स्वास्तिक आप लोग भी देखेंगे घर के ऊपर में लगा लेता है। इसका प्रमाण देखने को मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि यह लोग, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान शिव की उपासना किया करते थे या भगवान शिव की पूजा किया करते थे। समझ में आ रहा है? तो देखिए हड़प्पा लोथल से स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला, और यह चिन्ह दर्शाता कि जैसे अभी ये चिन्ह लगा लेता तो पता चलता कि अभी के जो मानव है भगवान शिव की पूजा किया करते हैं। वास्तव में अभी के मानव भगवान शिव की उपासना काफ़ी बेहतरीन तरीका से किया करते हैं। इसका सबसे ज़्यादा प्रचलन देखना है तो छठ की पूजा में देख लीजिए। उसके बाद देखिए लोथल से, मतलब लोथल से स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण है, जिससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग भगवान शिव की पूजा किया करते थे। उसके बाद देखिए ताबीज का प्रमाण मिला है, मतलब हड़प्पा सभ्यता में ताबीज का प्रमाण मिला है। ताबीज मतलब जो होता है गला में ताबीज होता है, उसका प्रमाण मिला है, जिससे अनुमान लगाया जाता है विद्वानों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा या पुरातत्वविदों के द्वारा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे। जैसे गला में ताबीज ले लेता है ना, जिसे मतलब बोलता है कि हमको भूत प्रेत नहीं लगेगा। इसी से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ताबीज से भी परिचित थे, मतलब भूत प्रेत से भी परिचित थे, मतलब भूत प्रेत से डरते थे और भूत प्रेत के बारे में जानते थे। ताबीज का प्रमाण देखने को मिला हड़प्पा सभ्यता में। उसके बाद देखिए इस सभ्यता के मानव अलौकिक और पारलौकिक थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता के मानव अलौकिक और पारलौकिक थे। अलौकिक मतलब वर्तमान के जीवन में विश्वास करते थे, और वर्तमान तो कहिए, पारलौकिक मतलब पार मतलब उस पार, मतलब भविष्य के जीवन में भी विश्वास करते थे। बोलता था कि मरने के बाद भी कुछ ना कुछ जिंदगी है, मर भी जाएंगे उसके बाद भी जिंदगी है। तो हड़प्पा सभ्यता के मानव अलौकिक मतलब वर्तमान के जीवन में विश्वास करते थे, और पारलौकिक मतलब मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास करते थे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ रहे थे। अलौकिक और पारलौकिक हड़प्पा सभ्यता के दोनों थे। अलौकिक मतलब वर्तमान के जीवन में विश्वास करते थे, और पारलौकिक मतलब मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास करते थे। देखिए पशु बलि मतलब पशु को बलि दिया जाता था। कई मुख्य मेला या कोई भी आयोजन होता तो उसमें पशु को बलि दिया जाता था। इसका प्रमाण कालीबंगा से मिला। इसका प्रमाण जो राजस्थान के कालीबंगा वहाँ से इसका प्रमाण मिला है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग पशु बलि से, मतलब जो भी होता पशु उसको बलि दिया जाता, घेच को उड़ा दिया जाता, तो उससे भी परिचित थे। इसका प्रमाण कालीबंगा से मिला है पुरातत्वविदों को, इतिहासकारों को, उत्खननकर्ता को। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के सबसे पहली बात समझिए सामाजिक जीवन के समय मातृसत्तात्मक समाज का प्रचलन था। दूसरा मांसाहारी और शाकाहारी दोनों भोजन किया करते थे। ऊनी और सूती दोनों वस्त्र पहना करते थे। उसके बाद देखिए मनोरंजन के लिए मछली पकड़ने का काम किया करते थे, और जब खेला करते थे तो पासा खेला करते थे। महिला के साथ साथ पुरुष भी आभूषण पहना करते थे। ये बात समझिए। धार्मिक जीवन में ये बात समझिए कि बहुत से देवी देवता की पूजा किया करते थे। भगवान शिव की मुख्य रूप से पूजा किया करते थे। उसके बाद जिसको भगवान मुख्य रूप से पूजा किया करते थे, उसके बाद के मंदिर से परिचित नहीं थे। लोथल से स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है। ताबीज का प्रमाण मिला, मतलब भूत प्रेत से भी परिचित थे, मतलब भूत प्रेत के बारे में जानते थे और डरते थे। अलौकिक और पारलौकिक थे, मतलब वर्तमान के जीवन में विश्वास करते थे और भविष्य के जीवन में भी, मतलब मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास करते हैं। तो काफी बेहतरीन तरीका से हम समझ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में। सामाजिक जीवन को समझ लिए, उसके बाद धार्मिक जीवन को समझ लिए। अब नेक्स्ट बात हम समझेंगे उद्योग धंधा, मतलब इंडस्ट्रीज की क्या विशेषता
विशेषता थी, मतलब हड़प्पा सभ्यता में इंडस्ट्रीज की मतलब उद्योग की क्या क्या विशेषता थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग वस्त्र उद्योग, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग वस्त्र उद्योग भी पहना करते थे। इसका प्रमाण कई जगह से मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग वस्त्र उद्योग भी पहना करते थे। मृद भांड, मृद भांड मतलब मिट्टी का बर्तन से भी परिचित थे। मुख्य रूप से 2 प्रकार के मृद भांड का प्रयोग किया है। तो मृद भांड मतलब मिट्टी का बर्तन, मृद भांड का शब्द का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन के लिए उद्योग होता था, मिट्टी के बर्तन का उद्योग होता था। और देखिए ये भी समझिए कि मिट्टी के बर्तन से भी परिचित थे और मिट्टी का बर्तन का उद्योग होता था। धातु उद्योग से परिचित थे, मतलब धातु उद्योग जो धातु होता है उसका उद्योग से परिचित, मतलब धातु के बारे में भी जानते थे। सूती वस्त्र का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है, मतलब ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ऊनी और सूती वस्त्र पहना करते थे। इसका प्रमाण इस अनुमान पर लगाया गया कि वर्तमान में कहिए पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो से, वर्तमान में कहिए तो पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का टुकड़ा का प्रमाण मिला है। वर्तमान में कहिए तो पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का टुकड़ा का प्रमाण मिला है, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़ा और ऊनी कपड़ा दोनों के बारे में जानते थे। तो ये भी बात हम समझ लिया। उसके बाद ये भी समझ लिया कि मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन के बारे में परिचित थे। वस्त्र उद्योग काफी बेहतरीन तरीका से था। वस्त्र की रंगाई मतलब वस्त्र को रंग करके, सिलाई मतलब सी करके, मतलब वस्त्र को रंग करके सी करके पहना करता था। इसका प्रमाण धोलावीरा से मिला, इसका प्रमाण धोलावीरा से मिला है। और यह एक मतलब धोलावीरा यह एकमात्र हड़प्पाई स्थल है जो 2800 स्थलों को उत्खनन हुआ, उसमें से मात्र एक हड़प्पाई स्थल है जिसको यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 में, मतलब धोलावीरा मात्र एक हड़प्पाई स्थल है जिसको यूनेस्को ने अपने संघ सूची में शामिल कर लिया। मतलब हर जगह से अलग विशेषता, 2800 स्थलों की खुदाई उसमें से कुछ अलग ही इसका विशेषता था धोलावीरा। इसका जल निकासी प्रणाली तो दुनिया में सबसे अद्भुत जल निकासी प्रणाली थी, उन्नत जल निकासी प्रणाली थी धोलावीरा, जिसका यूनेस्को ने अपने संघ सूची में शामिल कर लिया। और इस जगह की जिम्मेदारी अब यूनेस्को हो गई, जिसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्तमान में स्थित है। तो देखिए उद्योग धंधा के बारे में हम समझ लिए। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि हड़प्पा की लिपि क्या थी। तो देखिए हड़प्पा की लिपि काफ़ी अलग थी और यह लिपि का कई तरीके से, मतलब हड़प्पा लिपि की हड़प्पाई लिपि जो भी थी, इसको कोई भी विद्वान, कोई भी इतिहासकार या कोई भी पुरातत्वविद अभी तक पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाए, जिस कारण हड़प्पाई लिपियों को विद्वानों के द्वारा भावचित्रात्मक, हड़प्पाई लिपियों को विद्वानों के द्वारा, हड़प्पाई लिपियों को विद्वानों के द्वारा भावचित्रात्मक या पिक्टोग्राफ, भावचित्रात्मक या पिक्टोग्राफ कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हड़प्पाई लिपि में मूल चिन्हों की संख्या 64 थी, लेकिन अभी तक इतिहासकार या कोई भी पुरातत्वविद उसको पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाया। और यह लिपि का अलग ही पहचान था। इसको दाएं से बाएं के लिखा जाता, मतलब अभी हम ये लिख रहे हैं, हम अपना नाम ही जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हम ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे करके, ऐसे मतलब यहाँ ऐसे लिख रहे, लेकिन उस समय जो लिपि था मूल चिन्हों की संख्या 64 मिली, उसके पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इधर से लिखते थे, जैसे हम इधर उल्टा लिखते थे, मतलब दाएं से बाएं लिखते थे हड़प्पा सभ्यता के जो भी लोग थे, जो भी मानव थे। तो ये भी बात समझिए कि हड़प्पाई लिपि को भावचित्रात्मक या पिक्टोग्राफी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसको उल्टा लिखा जाता है। इसका अलग ही प्रमाण देखने को मिलता है और इस लिपि को आज तक कोई भी विद्वान का, कोई भी इतिहासकार पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाया। और हड़प्पाई लिपि की मूल संख्या 64 थी, हड़प्पाई लिपि की मूल संख्या 64 थी। तो ये भी बात समझिए। और ये भी बात समझिए कि हड़प्पाई लिपि को दाएं से बाएं की और लिखा जाता था। हड़प्पाई लिपि का पहला नमूना 1853 में देखने को मिला है। हड़प्पाई लिपि का पहला नमूना 1853 में देखने को मिलता है, लेकिन इस लिपि को पढ़ने में कोई भी इतिहासकार, कोई भी विद्वान पढ़ने में सक्षम नहीं हो पाया, जिस कारण विद्वानों के द्वारा, इतिहासकारों को द्वारा इसको भावचित्रात्मक या पिक्टोग्राफी भी कहा जाता है और इनको मूल संख्या 64 थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की विशेषता में समझ रहे सामाजिक जीवन, उसके बाद समझिए धार्मिक जीवन की। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन में कुछ अलग ही अंदाज में था। उद्योग धंधा मतलब इंडस्ट्रीज की व्यवस्था भी कुछ अलग ही प्रकार से था। हड़प्पाई लिपि की विशेषता भी तो अलग ही थी। लिपि मिला है अभिलेख के मतलब माध्यम से लिपि मिला है। और धोलावीरा में 10 मूल चिन्ह, मतलब हड़प्पाई स्थल में मात्र धोलावीरा में 10 मूल चिन्ह का प्रयोग कर एक लिपि लिखने का प्रयास किया गया था, उसका भी प्रमाण धोलावीरा से मिला है। तो ये भी बात हम काफ़ी बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कर रहे थे और इससे आगे हम फिर देखते हैं।
देखिए हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में समझ लिए। अब नेक्स्ट बात समझते हैं कि अंतिम संस्कार, मतलब हड़प्पा सभ्यता में लोगों को जो अंतिम संस्कार में लोगों को जलाया या दफनाया किस रूप से जाता था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार 3 रूपों में, हड़प्पा सभ्यता अंतिम संस्कार 3 विधियों में प्रचलित था। मतलब हड़प्पा सभ्यता को जो अंतिम संस्कार, लोगों को अंतिम रूप से जलाया दफनाया जाता था, 3 तरह से प्रचलित था। पहला पूर्ण समाधिकरण, पूरा समाधि करके, आंशिक मतलब आधा समाधिकरण करके, उसके बाद दाह संस्कार मतलब जला करके हड़प्पा सभ्यता को लोगों को दफनाया, मतलब जलाया जाता था या दफनाया जाता था। कई जगह से दफनाने का प्रमाण मिला है और कई जगह से उसके बाद जलाने का प्रमाण मिला है। जैसे मोहनजोदड़ो से दफनाने का प्रमाण मिला है, हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से दफनाने का प्रमाण मिला है, जिस कारण मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता अंतिम संस्कार 3 तरह से प्रचलित था। मतलब लोगों को 3 तरीका से अंतिम संस्कार किया जाता था। पूर्ण समाधि करके, उसके बाद आंशिक समाधिकरण, उसके बाद दाह संस्कार मतलब जला करके। जैसे अभी हिंदू धर्म में मुख्य रूप से दाह संस्कार किया जाता है, मतलब आदमी को जला करके अंतिम संस्कार किया जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता में 3 तरह के प्रमाण, मतलब 3 तरह के अनुमान मिले विद्वानों के द्वारा, कुछ प्रमाण मिले, जिससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में 3 तरह से आदमी को अंतिम संस्कार किया जाता था। तो ये भी बात हम काफी बेहतरीन तरीका से समझ लिए और हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में भी समझ लिए। अब नेक्स्ट बात समझते हैं कि दुनिया के जो सबसे बड़ी और दुनिया की जो सबसे विकसित सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, जो वर्तमान में कई 3 देश भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई सभ्यता थी, उस सभ्यता का पतन हो गया, यानी अंत हो गया। और अंत हुआ कैसे, ये बात के बारे में हम काफ़ी डिटेल से वर्णन करेंगे। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन मतलब जो दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता की श्रेणी में आता था, उसका अंत यानी पतन कैसे हो गया। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर विद्वानों के बीच विवाद है। ऐसा इसीलिए क्योंकि हड़प्पा सभ्यता 5000 साल पुरानी कहानी है और इसकी जानकारी मुख्य रूप से हमको खनन करके, मतलब खुदाई करके कुछ प्रमाण से मिला है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के पतन मतलब अंत के बारे में हम लोग विद्वानों के बीच विवाद है, या इतिहासकारों या पुरातत्वविदों के विवाद है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये दुनिया की 5000 साल पुरानी कहानी है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को लेकर के विद्वानों के बीच विवाद है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ, उसके सब विद्वानों के द्वारा एक अनुमान लगाया जाता है, या कुछ विद्वानों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख कारण, मतलब हड़प्पा सभ्यता का अंत या पतन का सबसे प्रमुख जो कोई कारण था, तो वो कारण था सबसे प्रमुख जो कोई कारण था, तो वो था बाढ़। हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो कोई सबसे प्रमुख कारण था, तो वो कारण था बाढ़, मतलब बाढ़ आया। हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो कोई प्रमुख कारण था, तो वो बाढ़ था। ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का सबसे प्रमुख कारण बाढ़ था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर या स्थल नदियों के किनारे बसे हुए थे। हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश नगर या शहर नदियों के किनारे बसे हुए थे। जैसे हड़प्पा भी देखिए आप लोग, हड़प्पा ये था, ये रावी नदी के तट पर स्थित था। उसके बाद मोहनजोदड़ो यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद बहुत ऐसे नगर था जो नदियां के तट पे बसा हुआ था, और नदियां के तट पर बसा हुआ था। तो विद्वानों के द्वारा अनुमान लगाया जाता था कि नदी में पानी एकाएक बढ़ा, और नदी में पानी बढ़ा तो जो नदियां के किनारे जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज़्यादा जो स्थल मिला है, तो वो नदियां के किनारे मिला। जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और महाराष्ट्र के देमाबाद, वो भी गोदावरी या परबरा नदी के किनारे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के बहुत से स्थल नदियों के संगम, मतलब या नदियों के तट पर बसा हुआ था, जिस कारण विद्वानों के द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि एकाएक नदी में पानी बढ़ा, तो अपने वो किनारे में जो भी शहर था ना, पानी उछाल मारा, और जिससे उस सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उसका अंत हो गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश नगर नदियों के किनारे बसा हुआ था, जिस कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे अधिक कोई प्रमुख कारण माना जाएगा, तो वो बाढ़ माना जाएगा। और ये भी बात बता दी, ऐसा इसीलिए क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश नगर
कौन सी के किनारे बसा हुआ था? नदी के किनारे बसा हुआ था, जिस कारण विद्वानों के बीच अनुमान लगाया जाता था। देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख कारण बाढ़ को माना जाता है, लेकिन विद्वानों के बीच विवाद है और हम भी हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख कारण बाढ़ को ही मानेंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश नगर बाढ़ के किनारे बसा हुआ था और उसमें सुविधाओं का अभाव था या खेद था, कमी था, जिस कारण उस लोगों को उसके पानी को मतलब नदी के पानी को उछाल को रोकने का सक्षम नहीं कर, जैसे भी बराज बना करके अलग अलग विधियों द्वारा नदी को पानी को उछाल बनाकर रोका जाता है, उस समय ऐसा व्यवस्था देखने को नहीं मिला, जिस कारण इसका सबसे प्रमुख कारण मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रमुख कारण माना जाएगा तो वो बाढ़ को माना जाएगा। तो ये भी बात समझिए, लेकिन विद्वानों के बीच अभी विवाद चल रहा है। जैसे देखिए हड़प्पा सभ्यता को जो उत्खनन करता थे कुछ मुख, तो अमला घोष ने हड़प्पा सभ्यता की सभ्यता का पतन का सबसे प्रमुख कारण माना जलवायु परिवर्तन। मतलब हड़प्पा सभ्यता का पतन का सबसे प्रमुख कारण मतलब अमला घोष माना कि जलवायु परिवर्तन, मतलब मौसम में एकाएक परिवर्तन हुआ और जिससे उस लोगों का सफल इलाज नहीं हो पाया। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सफल इलाज उस समय नहीं था, जिस कारण इस सभ्यता दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता का अंत हो गया, ये अमला घोष द्वारा कहा गया। उसके बाद देखिए KUR केनेडी के अनुसार इस सभ्यता का पतन का कारण मलेरिया जैसी महामारी फैली और इस सभ्यता का पतन हो गया या अंत हो गया। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का पतन को लेकर विद्वानों के बीच विवाद है, लेकिन आज इसका सबसे प्रमुख माना जाए मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रमुख माना जाए, इसका सबसे प्रमुख होगा कि बाढ़ को ही माना जाएगा, क्योंकि दुनिया में 5000 साल पुरानी उतने व्यवस्था अच्छी थी नहीं, जिसका सब पानी को रोकने का प्रयास किया जाए और पानी के कारण नदी में पानी ज़्यादा हुआ, उछाल मारा, जिससे इस लोग मरे गए और इस सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया, अंत हो गया या पतन हो गया। तो ये भी बात काफ़ी बेहतरीन तरीका से समझ लिए। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद हड़प्पा सभ्यता पतन हो गया, जो दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता की श्रेणी में आती थी, दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता की श्रेणी में आती थी। यह सभ्यता का पतन हो गया और इससे दुनिया में मतलब हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो सभ्यता का उदय हुआ उसका नाम था वैदिक सभ्यता और ये चैप्टर आप लोग का हुआ समाप्त। हड़प्पा सभ्यता जो दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे विकसित सभ्यता थी। तो देखिए अगला चैप्टर है क्लास 12 के हिस्ट्री का अगला चैप्टर है राजा, किसान या नगर, उसको वैदिक सभ्यता ही कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता पतन हो गया, उसके बाद जिस सभ्यता का उदय हुआ उसका नाम था वैदिक सभ्यता। तो इससे आगे हम लोग मिलेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में या राजा, किसान या नगर, क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।